हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, शिवफान उस नाइट एल फॉक्स को वहाँ से निकाल लाता है। उसके बाद वो नाइट एल फॉक्स अपना ट्रीजर वापस लेने से मना कर देती है और कह रही होती है मुझे ये नहीं चाहिए। इसकी वजह से मैं कई सालों तक उस जगह पर सड़ रही थी, इसे तुम अपने पास ही रखो और तुमको उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है। पर शिवफान उससे वायो की तबीयत को सही करने का तरीका उससे पूछने लगता है। ये सुनते ही वो कहने लगती है कि उसके पास ये तरीका है जिससे वो ठीक हो सकती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिवफान उस नाइट एल फॉक्स के पीछे खड़ा हुआ उससे पूछ रहा होता है कि आखिर उसे इस चीज़ के बारे में कुछ पता है जिससे कि बेआयो ठीक हो सके। इस पर वो कहने लगती है इस पर एक तरीका है जिससे मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर शिवपान बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, पर अपने आप को थोड़ी सी हिम्मत देने के बाद वो कहने लगता है क्या सीनियर आप मुझे बता सकते हो कि तरीका क्या है वो। उसकी बात सुनने के बाद वो लिटिल मंकी के सिर पर हाथ फिराती हुई कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है जिसको तुम बचाना चाहते हो वो जरूर वही इंसान है जिससे तुम प्यार करते हो। पर कोई बात नहीं, मैंने ये केस पहले देखा था, पर तुम्हारा केस उसके केस से थोड़ा सा अलग है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही अलग है। उसका और तुम्हारा कॉन्सेप्ट एक ही है। तुम्हें उसे ठीक करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब तक अगर उसकी बॉडी की सोल उसके अंदर है तब तक उसे वापस ठीक करने का तरीका है। उसकी बात सुनने का तो कहने लगता है सीनियर आपकी बातों का मतलब क्या ये है कि आप पुरानी एशियन विच क्लेन की बात कर रही हो। इस पर वो कहने लगती है तुमको पता है एशियन विच क्लेन के बारे में। इस पर वो उससे कहने लगता है सीनियर आपसे कुछ भी नहीं छुपाता। मैं करीब 10 साल से उसकी बीमारी को ठीक करने का हर तरीका आजमा रहा हूँ, पर मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। और काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि एशियन विच क्लेन जो कि करीब 1000 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है। उसकी बात सुनने के बाद वो नाइट टेल फॉक्स कहने लगती है 1000 साल पहले, पर ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं कैद हुई थी उससे करीब 200 साल पहले ही मैंने एशियन विच क्लेन के आदमी से मिली थी, तो इस हिसाब से करीब 500 साल होते हैं। मुझे लगता है कि किसी ने तुमको गलत इन्फॉर्मेशन बताई है। एशियन विच क्लेन अभी भी है, वे लोग अभी तक ख़त्म नहीं हुए। उसकी बात सुनते हुए एकदम एक्साइटेड सा हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए भी अपनी घुट्टियों को कसकर खींच रहा होता है। उसको ऐसा करते देखकर उसकी तरफ देखती है और फिर कहने लगती है छोड़ो ये सब, जबकि तुमने मुझे उस जगह से बाहर निकाल दिया है तो मैं तुमको खुद ही वहाँ पर ले जाऊँगी उससे मिलाने। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनते ही वो एकदम ही तुरंत उसके सामने की तरफ आता है और उसके आगे घोंटू टेकते हुए कहने लगता है सीनियर आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे दोस्त की इस तबीयत को सही करवाने में मेरी मदद कर देती हो तो अब अगर मुझे कोई भी हुक्म दोगी तो मैं वो सारे करूँगा। उसकी बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखती है, फिर अपने गाल पर हाथ फिराते हुए फिर उसके पास आती है। मैं कहीं से बूढ़ी लगती हूँ क्या, तुम मेरे से सीनियर क्यों कह रहे हो। उसकी बात सुनकर शोभान एकदम ही हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है अच्छा सीनियर तो मैं तुमको क्या बुलाऊँ। इस पर वो कहने लगती है तुमने मेरी ओरिजिनल फॉर्म तो देख ही रखी है पहले से ही, तो तुम मुझे शिव भाई बुला सकते हो। इस पर वो कह रहा होता है शिव भाई। और उसके बाद वो अपने हाथ में उस लिटिल मंकी को उठा लेती है और कहने लगती है इस लिटिल मंकी का नाम क्या है। इसकी आँख के हिसाब से तो ये 3 हेड मंकी लगता है मुझे। इस पर वो कहना लगता है नहीं नहीं, वो 3 हेड मंकी तो है पर लेकिन उसका नाम सो ही है। इस पर वो कहने लगती है लगता है हम दोनों की डेस्टिनी साथ मिलती है। इसका नाम सोई हुई है और मेरा नाम शो है। और ये कहती हुई बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इसी के साथ ही वहाँ का सूरज ढल जाता है। वे लोग एक गुफा के अंदर रुक जाते हैं और काफ़ी समय बाद देखते हैं कि वहाँ पर सूरज वापस से उगालता है। शोभान अपनी आंखें खोलते हुए तुरंत ही एकदम बाहर की तरफ जाता है। ऊपर पहुँचने के बाद वो तुरंत ही इधर उधर की चीज़ों को देखता है और फिर कहने लगता है अगर तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो अपने आप को क्यों नहीं दिखाते। वहीं पास ही में जिमिंगर खड़ी होती है और वो तुरंत ही बाहर निकल आती है और कहने लगती है अरे यंग मास्टर, ऐसा कैसे हो सकता है तुमने ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने छुपने के लिए कितनी अच्छी जगह ढूंढी है। इस पर शिवपान उससे कहने लगता है अच्छी जगह ढूंढने का फ़ायदा ही क्या है, तुमने तो उसे ढूंढ ही लिया। आखिर मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया। इस पर वो कहने लगती है अरे मैं यंग मास्टर को क्या बताऊँ। जब यंग मास्टर ने खुद ही अटैक करने की बात करी तो फेंक्से वैली पूरी अंदर एक बैल्कोनी की तरफ फूट गई। मैं सोचती हूँ कि आखिर ये कैसे हुआ। इस पर शिवपान उससे कहने लगता है बैल्कोनों को फटना एक नेचुरल थिंग है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कल के टाइम पर तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, तुमने कोई वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखी। इस पर वो कहने लगती है मुझे भी कुछ नहीं मिला। फेंक्से वैली के डिसिपल अपने आप ही आपस में लड़ने लग रहे थे, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो हम देखते हैं पीछे से वो नाइट एल फॉक्स धीरे धीरे चलते हुए निकल कर आ रही होती है। इधर जी फिंगर अपनी पूरी बात को ख़त्म करते हुए कह रही होती है वो लोग तो इतने पागल हैं और अंधे भी साथ में, उनको तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा था। पर उसके बाद अपनी नज़र उठाकर उस नाइट एल फॉक्स सेवा की तरफ देख लेती है और उसको देखते हुए कहने लगती है मैंने इतनी ब्यूटीफुल सिस्टर आज तक कभी नहीं देखी और ना ही मैंने इनको कभी पहले देखा है। यंग मास्टर क्या है ये? मैंने सुना था कि यंग मास्टर और मिस ब्याओ बहुत ही ज़्यादा ही निकट थे पहले, पर ये सब क्या हो रहा है। मिस ब्याओ ने तुमको बचाने के लिए
तुम्हारे खुद के ही कोई नहीं सेक्शन से तुमको बचाया था और अपनी जान को त्याग कर दिया था, और उसके बाद तुम घोस्ट किंग के साथ वापस आ गए और उनकी मदद करते रहे, और पिछले 10 साल से तुमने उनकी मदद की हर जगह को अपने काबू में करने में, और पिछले 10 साल से ही तुम साथ में मिस बीआई को ठीक करने के लिए हर तरह की चीज़ों को आजमा रहे हो। अगर तुम ऐसा सब कुछ करोगे तो इस दुनिया की सारी औरतें तुम पर मर मिटेंगी या नहीं? यंग मास्टर को दूसरा ऑप्शन मिल गया है। अगर ऐसी बात है तो मैं घोस्ट किंग सेक्शन ज़रूर आऊँगी और वहाँ पर उनको कंग्रेचुलेट करूँगी। लिटिल मंकी जो कि उसकी गोद में होता है और खिसियाने लगता है, उसकी तरफ उंगली कर रहा होता है, सिवाय उसके सिर पर हाथ फिराते हुए उससे कहने लगती है, लड़की लगता है तुमने हमें गलत समझ लिया। कल रात को कुछ लोगों ने मुझको पकड़ लिया था तो ये यंग मास्टर आ गए थे और इन्होंने मुझे उनसे बचा लिया, और ये जो कपड़ा है इन्होंने मुझे अपना शरीर ढकने के लिए दिया। शोभा की बात सुनने के बाद वो काफ़ी ध्यान से उनकी तरफ देख रही होती है, फिर कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर यंग मास्टर के पास में इतनी सुंदर लड़की पहले से ही है तो मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। इसके बाद वो मुड़ जाती है और वहाँ से जाते हुए कहने लगती है, गुड बाय, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इधर हम फेंगशे वैली के डिसिबल्स को देखते हैं जो कि एक तरफ आते हुए जा रहे होते हैं और उनके हाथ में एक पत्ता होता है जो कि लगातार लुपलाई सा कर रहा होता है। इधर जिनपिंगर कह रही होती है, ठीक है मास्टर, मैं यहाँ से चलती हूँ, और इस जगह की पर्वत और नदियाँ बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं और मैं सोचती हूँ हम फ्यूचर में बहुत ही जल्द मिलेंगे। इसके बाद उससे एक पत्ते को जलाने के बाद तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। उसको ऐसा करते देखकर शोभा कह रही होती है, इसका क्या मतलब हुआ? खुद ही उन लोगों को यहाँ पर बुलाने के बाद और उन लोगों को हमारे पीछे लगा के तुम यहाँ से भाग गई। उसकी बाद थोड़ी देर में शूफान को समझ में आती है और उसके बाद वो तुरंत ही एकदम आसमान की तरफ चला जाता है और जो फेंगशे वैली के डिसिबल्स थे उनके बीच में पहुँच जाता है और कहने लगता है, मेरी तुम्हारी तुम लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, पर ऐसा क्यों है कि तुम मेरे पीछे नहा धो के पड़ गए हो? मैं तुमसे दुश्मनी बोल लेना नहीं चाहता। फिर में से एक डिसिबल कहने लगता है, सर मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा छुपे रुस्तम की तरह एक्ट कर रहे हो। मैं सोचता हूँ कि आप सरेंडर कर दो और हमारे साथ चलो। जिससे पहले वो अपनी पूरी बात ख़त्म कर पाता, शोभान उसके एक बहुत ज़ोर का झापड़ मार देता है, तुरंत ही नीचे की तरफ गिरने लगता है और ज़मीन में जाकर फिट हो जाता है। फिर शोभान सभी को पेलना स्टार्ट कर देता है और सभी के लात घूंसों की बारिश शुरू कर देता है और कह रहा होता है, जब तक तुम में पड़ेंगे नहीं तब तक तुम होश में आओगे नहीं। इसके बाद सभी लोग एक एक करके नीचे टपकने लगते हैं और ज़मीन पर। इसके बाद एक डिसिबल तुरंत ही शोभान उसके आगे खड़ा था, उसके ऊपर हमला करने की अपनी तलवार से कोशिश करता है। शोभान तुरंत ही अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे पीछे फेंक देता है और उसके ऊपर से लाल कलर की स्पिचुलरा बहने लगती है। वो डिसिबल ये देखकर चौंक चुका होता है। इसके बाद शोभान तुरंत ही उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से घूम कर देखता है। उसने देखते हुए वो बहुत ज़ोर से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। शोभान अपने उस एंगर को कंट्रोल करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। तभी उसके पीछे से वो शोभा आ जाती है और कहने लगती है, आखिर वो लड़की तुमको यहाँ पर उन लोगों को पीछे लगाने लाई थी। इस पर वो कहने लगता है, उस लड़की के नाम जिनपिंगर है और उसको मेरे बारे में पता था कि मैं कहाँ पर हूँ, इसीलिए शायद वो इन लोगों को यहाँ पर लेकर आई। लगता है वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, पर तुम्हें एक ऑप्शन समझ के उसने तुम्हें उन लोगों के आगे धक्का मार दिया। इधर अब एक बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक पत्थर के ऊपर ली सिंग भी बैठी हुई होती है। वो वहाँ पर बैठे बैठे कोई एक टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपने हाथों को घुमाते ही उसकी आंखों में से एकदम रोशनी सी निकलती है और उसके हाथों में से एक ब्लू कलर की स्पिचुलरा बाहर बहती है। तभी उसके हैंड साइन बनाते हुए आसपास की नदी में से कुछ पानी की बूंदें ऊपर उठाती हैं। इसी के साथ ही काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगती है। पल्ली सिंह उसको कंट्रोल नहीं कर पाती और वो एकदम ही ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद जैसे वो अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि एक बांस के डंडे में छेद हो चुका होता है। इसके बाद वो शोभान के बारे में सोच रही होती है, जो कि शोभान उन टेक्निकों को यूज़ कर रहा होता है और कह रही होती है, मैंने अगली बुकों में जितनी भी टेक्निक देखी थी वो सारी यूज़ कर पा रहा था, पर वो अपने आप को देखकर बहुत ही ज़्यादा निराश फील कर रही होती है और फिर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं। फिर उसके बाद वो दोबारा से उस टेक्निक को इस्तेमाल करने लगती है। काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रही होती है और वे सारी बूंदें उसके कमांड पर इधर उधर जा रही होती है। जैसे वो टेक्निक अच्छी तरह से पूरी हो जाती है, वो उसको एकदम ही छोड़ देती है। हम देखते हैं कि वो पूरा फॉरेस्ट उस टेक्निक की आवाज़ से इधर उधर वो पूरा जंगल हिल जाता है और उसके शरीर के आसपास एक पानी की पतली सी लेयर बन चुकी होती है। तभी अचानक से उसकी सीनियर सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और उसको बुलाने लगती है। वो उसके पास पहुँच जाती है और कह रही होती है, सीनियर सिस्टर क्या काम है? तुम पूरे दिन रात ये कल्टीवेशन करती रहती हो, ऐसा करोगी तो ठीक नहीं होगा। मास्टर ने कहा है कि सेक्शन मास्टर हम दोनों को एक साथ बुला रहे हैं और वो चाहती हैं कि तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद वे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और क्योंकि सेक्शन मास्टर वहीं पर ही बैठा होता है और वो कहने लगता है, फेंगशे वैली कभी भी ऐसे काम नहीं करता, वो हमेशा से ही पीछे रहना चाहता है। पर अब की यार पता नहीं क्या हुआ, फेंगशे वैली कुछ खतरों में है और उन खतरों का कारण डीमन कल्ट है। और फेंगशे वैली में जितने भी काम हो रहे हैं
उनको करने के लिए डीमन कल्ट का कोई भी बड़ा मेंबर नहीं आया है, वो सिर्फ उनकी जनरेशन के जीनियसेस आए वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ पर जाओ और वहाँ की सारी स्थिति को देखो। और तुम सभी को तो पता ही है, फैंक्सिया वैली एक राइटिस सेक्शन है। अगर उसके ऊपर कोई ऐसे हमला करेगा तो हम लोग शांत कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पुलिस की मास्टर कहने लगती है। सीनियर ब्रदर कहना चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि हमें फैंक्सिया वैली की रक्षा करनी होगी। ये सर वो कहने लगता है, हमें रक्षा नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि डीमन कल्ट के जीनियस और हमारे राइटिस सेक्शंस के जीनियस आपस में लड़ें, जिससे उन्हें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर इसके बाद लिंसू की तरफ देखकर कहने लगता है, तुम समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सर वो तुरंत ही कहने लगती है, हाँ मास्टर अंकल मैं समझ गई, आप क्या कहना चाहते हो? इधर पे एक नदी के किनारे देखते हैं, वहाँ पर सुबह अपने पैरों को नदी के अंदर देकर बैठी होती है और उस बंदर को पानी के अंदर ले जा रही होती है। इस तरह वो बंदर चिढ़ा रहा होता है। उसको वो फल देखते हुए कहने लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जाओ अंदर। इसके बाद उसे पानी के अंदर छोड़ देती है और उसके ऊपर पानी डालने लगती है। शोभन दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और कहने लगता है, तुमने आखिर कैसे पता चला कि उसकी स्मेल मेरे ऊपर है? ये सब वो कहने लगती है, तुम्हें और अलग आदमियों को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर तुम्हारे ऊपर वो स्मेल है, पर मैंने एक बहुत ही मामूली सी खुशबू को सूंघा, पर मैं जैसे ही उस लड़की से मिली तो मेरा शक पूरी तरह से दूर हो गया। इस पर शोभन तुरंत ही गुस्से में एक पत्थर को पानी में फेंक देता है और कह रहा होता है, मुझे लगता है ये सब उसी म्याऊं के चक्कर में है। इधर वो बंदर उस शैवाल के ऊपर पानी फेंक रहा होता है और भी एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। शोभन ये नज़ारा अपनी नज़र घुमाते हुए देख रहा होता है। घोस्ट किंग को देखते हैं, जो कि उस कॉन्ड्रल में 3 जानवरों को कैद कर चुका होता है, जो कि नीचे कुछ सांकरों से बंधे हुए होते हैं, और वो एक चट्टान पर खड़े होकर उन सभी जानवरों को देख रहा होता है। इसके तो वहाँ से लौट कर चला जाता है। तभी उस घोस्ट किंग के पास एक आदमी आ जाता है और जिसका नाम वाइट टाइगर होता है। वो कहने लगता है, हमने फैंक्सिया वैली में एक कमोशन देखा, वहाँ का एक वोल्केनो फट गया है और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इस पर घोस्ट किंग कहने लगता है गोयली थोड़ा सा अपने आप को खो चुका है। तुम्हें पता चला आखिर उस वोल्केनो के फटने का कारण क्या था? इस पर वो कहने लगता है, मुझे नहीं पता चला, और सभी लोग लगातार उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये किसने किया। इसके बाद घोस्ट सिंह कहने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोयली वहाँ जाकर ऐसे काम करेगा कि वो पूरे फैंक्सिया वैली को उड़ाकर रख देगा, पर किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर ये करने वाला वो है। इस पर वो वाइट टाइगर कहने लगता है, क्या ये गोयली का काम है? इस पर वो कहने लगता है, हाँ ये गोयली का ही काम है, उसके अलावा कौन कर सकता है ये सब? तो हमें क्या करना चाहिए? जबकि गोयली वहाँ पर है तो हमें अब कुछ नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। पर तुम वागडू सेक्शन के अलावा और सभी सेक्शन से कह दो कि लोग वहाँ पर जाएँ और उसके साथ लड़ते हुए उसकी मदद करें। इधर हम पहाड़ी पर देखते हैं, शोफान और वो शोभाएँ वहीं पर पास में खड़े होते हैं। तुम्हारी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, तुम अभी तुम तुरंत ही यहाँ पर क्यों निकल आए? अगर फैंक्सिया वैली के लोगों को पता चला तो ये तुरंत ही ख़त्म नहीं होगा। चलो तुम मेरे पीछे आओ। इसी के बाद वो उसके पीछे चला जाता है। इधर हम एक बहुत ही सुनसान जगह पर देखते हैं, एक कंकाल पड़ा होता है, उसके पास में एक आदमी होता है। वो कह रहा होता है, फैंक्सिया वैली अब पूरी तरह से उथल पुथल हो चुका है और लगता है साथ ही में ब्लैक राइडर को दोबारा से जिंदा करने का समय आ चुका है। इसके बाद वो अपने मास्क को पहन लेता है। तुरंत ही हम उसके ऊपर एक फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि लाल चमचमा रहा होता है, जो कि फैंक्सिया वैली के अंदर होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।